तो स्लाइड है वो अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन मैं उसको साथ साथ हिंदी में बोलता जाऊंगा और अंत में कोई भी सवाल जवाब होंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। तो इस प्रेजेंटेशन के कुछ पार्ट है। पहले हम बात करेंगे कि मोटापा क्या होता है, फिर मोटापे से क्या हानि होती है, फिर उसके बाद भारत में आज के दिन क्या स्थिति है, कारण क्या होते हैं मोटापे के, इसको हम डाइट और एक्सरसाइज से किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसका मेडिकल इलाज क्या है, इसका सर्जिकल इलाज क्या है, और आज के दिन जब कोरोना काफी फैला हुआ है तो कोरोना के समय मोटापे का क्या उससे संबंध है और किस तरह से इसको हमें हैंडल करना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ओबेसिटी, मोटापा क्या है। तो जो मोटापे की हम डेफिनेशन करते हैं, जब हम बताना चाहते हैं तो कुछ चीजों को माइंड में रखना चाहिए। एक होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे बीएमआई कहते हैं। अगर आप नेट पे जाएं, फोन पे जाएं, गूगल सर्च करें बीएमआई, तो आपको अपना बीएमआई पता करने के लिए कहीं भी साइट, बहुत सारे साइट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें उम्र का ख्याल रखना है, सेक्स मेल या फीमेल, और कद से आपके पेट का क्या रेशियो है। यानी अगर आपका कद है 5 फुट 7 इंच यानी 170 सेंटीमीटर और आपके पेट की गोलाई, पेट का जो नाप है वो उससे आधे से कम होना चाहिए। तो अगर 170 सेंटीमीटर आपका कि कद है तो 85 सेंटीमीटर से कम आपका पेट का नाप होना चाहिए। सिमिलरली हिप और पेट का रेशो होता है। तो इस तरह के कई चीजें हम देखते हैं जब हम मोटापे को डिफाइन करते हैं। लिपिड प्रोफाइल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम मोटापे को डिस्क्राइब करते हैं। और सबसे ज्यादा आप जो सुनेंगे उसे कहते हैं बीएमआई। और बीएमआई क्या है, बीएमआई जानने के लिए हमें जरूरत है आपके जो कद होता है उसको मीटर में हम देखें, जो वेट है उसको किलोग्राम में देखें। तो मान लीजिए मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच है यानी 170 सेंटीमीटर। तो 170 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1.7 मीटर्स। और वेट अगर मेरा 75 किलो है तो मैं 75 को 1.7 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। यानी 75 को 1.7 से डिवाइड किया और फिर दोबारा 1.7 से डिवाइड किया। तो कोई भी अपने फोन पे खुद अपना बीएमआई निकाल सकता है। अगर बीएमआई किसी का 25 से ऊपर है तो उसको ओवरवेट कहते हैं। 30, 35 और 40 बीएमआई पे ओबेसिटी 1, 2 और 3 कहते हैं। और जब ओबेसिटी 3 हो जाता है यानी बीएमआई 40 के ऊपर होता है तो ये फिर आपके शरीर के लिए खतरनाक है और आपके लाइफ के लिए डेंजरस हो जाता है। मोटापे से क्या हानि होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटापे से उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। तो आप तरह तरह के कार्टून देखेंगे, वीडियो देखेंगे जिसमें मोटापे की जोक्स होते हैं। जब मैं छोटा था तो मूवी में एक एक्ट्रेस होती थी टुन करके, जो कि बहुत मोटी थी और कुछ ना कुछ उसका रोल हमेशा कई मूवीज में आता था। तो ये सिर्फ एक मजाक का तरीका नहीं होना चाहिए। मोटापे से बहुत सारी हानि होती है, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में डिजीज हो सकता है, गॉल ब्लैडर, गाइनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटीज, और फाइनली इसमें कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है मोटापे में। और जो कैंसर बॉडी के बढ़ जाते हैं वो ये सारे हैं। यानी आप अगर ये फोटो देखें तो शरीर का ऑलमोस्ट हर भाग का कैंसर मोटापे से उसकी इंसिडेंस बढ़ गई है। भारत में आज के दिन क्या सिचुएशन है? भारत में प्रॉब्लम हमारी ये है कि करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग ओवरवेट है और 20 मिलियन के करीब लेडीज जो है वो ओबीज है। और ये दुनिया के काफी बड़ा पॉपुलेशन माना जाता है। साथ साथ इंडिया में बहुत सारे लोग अंडरवेट भी हैं। तो हमारी प्रॉब्लम इंडिया की डबल हो जाती है कि हमारे यहाँ ओवरवेट और अंडरवेट दोनों की संख्या काफी हाई है। ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये स्कूल का चार्ट है। तो अगर हम देखते हैं कि आज के दिन दिल्ली के एक स्कूल का ये हमने वो किया था, स्टेटिस्टिक्स लिया था,
तो यहाँ पे नॉर्मल वेट के सिर्फ 39% लोग थे और करीब 60% बच्चे ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में आ रहे थे। और ये न्यूज में भी आया है कि 2025 तक करीब 17 मिलियन बच्चे ओबीज होंगे इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नंबर होगा। तो आज के दिन सबसे ज्यादा ओबीज लोग, मोटे लोग अमेरिका में हैं, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। चाइना और इंडिया का गैप काफी कम हो गया है और कुछ टाइम के बाद इंडिया चाइना को बीट करके नंबर 2 पे आ जाएगा। काश ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ओलंपिक्स के मेडल का होता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन नहीं है। तो ये एक हेल्थ वार्निंग है कि हमारे देश में सिर्फ आधे लोग नॉर्मल वेट के हैं, करीब 35% लोग तो ओवरवेट या ओबीज हैं और 10 से 12% लोग हमारे ओबेसिटी या वेट उनका ज्यादा है। तो मोटापे के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? इसमें कई कारण देखे गए हैं, जो कि जेनेटिक कॉजेज यानी आपके जीन्स में है प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल जो आप जहाँ रहते हैं रहन सहन का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल कॉजेज होते हैं, हार्मोनल कॉजेज होते हैं। तो इसमें से कुछ मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि एक हमारे शरीर में एक जीन्स होते हैं जो कि बहुत सदियों पहले बनाए गए हैं, नेचर ने बनाया है, ताकि किसी टाइम हमारे शरीर में अगर खाने की कमी हो तो हमारा स्टोर काम करे। तो एक तरह से बैंक वाला सिस्टम हो जाता है। तो जब हमारे पास खाना ज्यादा होता है तो बॉडी उसको स्टोर करता है, और जब खाने की कमी होती है तो फिर वो यूज होता है। तो ये बनाया गया था सदियों पहले, लेकिन अब स्थिति ये है कि उसकी कमी जो होती है, जो कि अकाल होता है, अकाल की स्थिति कभी आती नहीं है और सिर्फ फीस्ट की ही स्थिति रहती है। तो इस कारण से वो स्टोरेज वाला प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। लेडीज में प्रॉब्लम और ज्यादा है क्योंकि उनके जीन्स और स्ट्रांग होते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, जब लैक्टेशन यानी दूध के लिए, उस टाइम के लिए स्टोर करना जरूरी होता है। तो जब भी मौका मिलता है शरीर को, वो उसको स्टोर करता है। दूसरा है कि जीन्स काफी हद तक चेंज हो गए हैं सालों में। तो आप देखेंगे कई जगह कि गांव से लोग आए हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं शहर में, तो जो घर में जो दादा दादी हैं वो पतले हैं और जो उनका पोता पोती है, जो बच्चे हैं, वो गोल मटोल हैं। तो ये जीन्स जो चेंज हुए हैं, जबकि खाना सब सेम खाते हैं, तो ये इसको थोड़ा जीन्स चेंज कारण से प्रॉब्लम आती है। एक और थ्योरी है जिसे फोरेजिंग थ्योरी कहते हैं। इसमें यह है कि पहले जब इंसान बने थे तो वो रहते थे गुफाओं में, खाने के लिए बाहर जाते थे, किसी जानवर को मारते थे, फिर उसके बाद उसको पका के खाते थे। तो यानी पहले एक्सरसाइज होता था, फिर उसके बाद जो ये खाना सारा नॉनवेज हुआ करता था और उसमें प्रोटीन की संख्या ज्यादा होती थी। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुआ है, नदी के पास शहरें बसी हैं और खाने के रहन सहन में भी काफी बदलाव आया है, चावल दाल इस तरह के एक जगह रहने के खाने का। तो वो सारा जो चेंजेस आए हैं वो हमारे जीन्स को पता नहीं है। लास्ट थ्योरी जो है उसे कहते हैं सेट पॉइंट थ्योरी। अब सेट पॉइंट थ्योरी का उदाहरण मैं इस ग्राफ से आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरा वजन 60 किलो है और मुझे टाइफाइड हो गया, तो बीमारी के कारण मेरा वजन 60 से 50 हो गया। जब मैं ठीक हो जाता हूँ अपनी बीमारी से, तो इस स्थिति में ठीक होने के बाद फिर मुझे भूख लगेगी और शरीर और नेचर चाहेगा कि मेरा वजन हंगर से वापस 50 से 60 किलो पर आ जाए। अब सिचुएशन हम चेंज करते हैं, किसी कारण से, रहन सहन के कारण से और डाइट और एक्सरसाइज के सिचुएशन से मेरा वजन 60 से 70 किलो बढ़ जाता है, यानी 10 किलो ऊपर हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया है, अब मैं इसको कम करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, कुछ डाइटिंग करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ और वजन को किसी तरह 70 से 5 किलो कम करके 65 कर लिया। तो अब पुराना उदाहरण लेते हुए आप चाहोगे कि जैसे वजन कम होने के बाद भूख लगी है, उसी तरह से नेचर को करना चाहिए, वजन के बढ़ने के बाद भूख लगनी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप 70 से 65 किलो आएंगे
तो शरीर ने देखा है कि आपका जो काउंटर है वो रीसेट हो गया है 70 पे, तो वो तो चाहेगा कि वापस आप 70 पे जाए, तो उल्टा आपको भूख लगेगी और बॉडी आपको वापस 70 केजी के तरफ ले जाना चाहेगा, ना कि आपको हेल्प करेगा 60 जाने के लिए। दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में क्या मोटापा है। तो काफी कुछ ये फैमिली ट्रेडिशन से देखा जाता है कि आप देखेंगे कि बच्चे शुरू से ही घर में, जिस घर में पैदा हुए हैं, सब लोग जिस तरह से खाना खा रहे हैं उसमें फ्राइड फूड ज्यादा है या आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है या बाहर का खाना है, जो भी खाने का रहन सहन है वो पूरी फैमिली को मैच करता है। तो फैमिली ट्रेडिशन काफी इंपॉर्टेंट होती है ये देखते हुए। फिर जो अब सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो जब टीनेज का टाइम आता है तो उस समय हमें चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, ताकि उनके मसल का ग्रोथ हो, बोन का ग्रोथ हो और इस तरह का सिचुएशन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब बच्चा टीनेज का होता है तो उसी समय वो क्लास 8th या 9th में जा रहा होता है, और इस समय उसका खेलना या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने की बजाय आजकल के शहरों में, मैं शहर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शहर में स्कूल में, जैसे स्पेशली जो रिच स्कूल है उसमें 60% से ज्यादा बच्चे मोटे हैं। तो अब इन स्कूल में क्या होता है, 8वीं 9वीं क्लास के आसपास बच्चे का ट्यूशन शुरू हो जाता है, तो फिर शाम को उनके ट्यूशन होता है, तो जो भी वो खेलने का जो भी टाइम होता है वो सारा ट्यूशन में चेंज हो जाता है। स्कूल में भी जो स्पोर्ट्स के क्लासेस होते हैं उसकी जगह बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे होते हैं कि अच्छा कुछ फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो इस कारण से काफी हद तक आदत कम हो जाती है। बच्चा और बड़ा होता है, 11वीं 12वीं क्लास में आता है, तो फिर क्या होता है, जो उसका सैटरडे संडे जो फ्री मिलता था कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो भी बंद हो जाता है क्योंकि सैटरडे संडे उसको अब कोचिंग क्लास के लिए जाना पड़ रहा है। तो इस कारण जो एज इनका था ग्रोथ वाला एज, उस ग्रोथ एज में काफी खाने का मिसमैच हो जाता है। फिर अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फिर भूख लगेगी, स्नैक्स खाने का मन करेगा। स्नैक्स जब आपको खाने का मन करेगा तो सबसे ज्यादा मन करेगा कार्बोहाइड्रेट खाने का, क्योंकि आपकी मेंटल एक्टिविटी से ब्रेन को थोड़ा शुगर ज्यादा चाहिए। शुगर ज्यादा चाहिए तो सिर्फ ब्रेन नहीं, पूरी बॉडी को शुगर ज्यादा मिलेगा। तो ये सब देखते हुए एक खतरे वाली या चिंता वाली बात यह है कि 25% बच्चे जो कि मोटे हैं वो बड़े होके उनमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत हाई है, स्पेशली इंडिया और आसपास के देशों में, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माना जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए ये जो पिक्चर देखा आपने, ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये 1960 के पिक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स जो कि मूवीज में आते थे, सब स्मार्ट और सेक्सी देखने वाले, और 2010 के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो सब मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े पेट है, बियर बेली जिसे कहते हैं, क्योंकि काफी एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। 1960 के ट्रक्स में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता था, कोई आपका गियर, ये पावर स्टीयरिंग नहीं होती थी, आपको खुद जाके ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलना होता था, ऑटोमेटिक मशीन से सामान नीचे नहीं उतरते थे। तो इस कारण इस तरह से चेंजेस ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर में नहीं, सारे हर प्रोफेशन में, हर लाइफस्टाइल में आ गया है। स्लीप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देखा गया है जिनके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है उसमें ओबेसिटी का इंसिडेंस भी हाई है, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। नेचर क्या चाहता है हमें कि जब सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, तो आप सो जाइए, लेकिन हमने क्या किया, अंधेरा होने के बाद हमने आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट किए हैं जिससे कि बॉडी काफी डिस्टर्ब होती है। तो 12 बजे के बाद से जो लोग सोते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो ये हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इसमें काफी कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण फैट डिपोजिशन और मेटाबॉलिज्म चेंजेस आते हैं। काम की जगह पे बिल्कुल मूवमेंट बहुत कम हो गई है क्योंकि सब कुछ आपके डेस्क पे ही हो रहा है। सिमिलरली घर पे भी वही हाल है, घर पे भी आपके, अब आपने अलेक्सा को बोला लाइट ऑफ कर दो, तो इस कारण से जो मोबिलिटी है वो काफी चेंज हो गई है। जहां बात आई डाइट और एक्सरसाइज की, लोग कोशिश करते हैं डाइट और एक्सरसाइज से वजन कम करने के लिए, लेकिन इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेडमिल पे जाएंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे और हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर वेट कम होता नहीं है, क्योंकि लोग 80% कार्डियो करते हैं,
जबकि एक्चुअली हमें करना चाहिए न्यूट्रिशन, हमें अपने खाने को देखना ज्यादा जरूरी है। जो एक्सरसाइज है वो आपके डाइट को हेल्प करता है, उल्टा नहीं। तो इसके लिए एक फूड डायरी रखना सबसे सिंपल होता है, जिसमें कि आप अगर डेली आपने आज क्या खाया है एंटर कर दें, कल क्या खाएंगे एंटर कर दें, तो ये लिखने की प्रक्रिया से ही आपको काफी फर्क पड़ेगा और काफी अननेसेसरी चीजें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आप डायरी नहीं रखना चाहते तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री ऐप्स की कोई कमी नहीं है, फोन पे डाउनलोड करिए। वो पूरा आपके क्या आपने खाया, उसमें कितनी कैलोरी है, कितना चलने पे वो बर्न होगा, सब कुछ आपको बता देगा। और धीरे धीरे ये आप वीकली प्लान अगर आपका बनाने लगे तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करेंगे तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म कम होएगा तो फिर आपका डाइट का असर होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो आप खा रहे हैं फैट वो बर्न ही नहीं होएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। टाइम पे सोना, ठीक 7-8 घंटे सोना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम आप सो रहे हैं उस समय भी बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा रहता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्टार्विंग, यानी भूखे नहीं रहना है। अगर आप स्टार्व करेंगे, खाना बंद कर देंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उससे आपका पूरा शरीर का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर बॉडी को लगेगा कि अच्छा ये तो अकाल आ गया, भूखमरी हो रही है, इसको खाने को नहीं मिल रहा है, तो अगला खाना आप जब खाएंगे तो सारा स्टोर हो जाएगा। एक सिंपल तरीका ये है कि आप सनसेट के बाद कुक्ड मील्स ना खाएं, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम यह है कि ब्रेकफास्ट खाने का टाइम नहीं है, लंच आपने भागते भागते खा लिया और घर आके फिर शाम को खूब बड़ा सा डिनर खाए और सो गए। तो रात को जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी आपके डिनर के बाद, और ये सारा एसिमुलेट होके आपके बॉडी में फैट बन जाएगा। जब डाइट काफी टाइम से चल रहा है तो उसके कुछ ब्लॉकिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, बॉडी भी उसको अडेप्ट करने लगती है। तो इस कारण से हमें ध्यान देना है, और स्पेशली जब आपके सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उस पर ध्यान देना है। स्टारवेशन यानी भूखे नहीं रहे, और सबसे जरूरी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस से भी इसका संबंध है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी की ब्रेन के शुगर लेवल्स कम होते हैं। शुगर लेवल कम होने से इंसुलिन बढ़ता है और आपको भूख लगती है, और फिर उससे भी आपके मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है। तो शुगर और प्रोटीन के बारे में एक सिंपल सा स्लाइड है। तो ये स्लाइड जो है साइंटिफिक स्लाइड सिर्फ मैं एक ही यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी मेडिकल स्लाइड नहीं होगा। ये थोड़ी जरूरी स्लाइड है इसलिए मैंने ये डाला है। तो सबसे निवेदन है कि जरा ध्यान से इस स्लाइड को देखिए। ये इस पे लिखा हुआ है जिसको कहते हैं हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी जो खाने में जो ग्लूकोज है उसका इंडेक्स क्या है। आप लोग सब कंप्यूटर लिटरेट है तो इंडेक्स आप समझते ही हैं, और ये ग्राफ भी आप सब समझते होंगे। तो ग्राफ में ये देखा जा रहा है कि जो पिंक लाइन है वो शरीर का ग्लूकोज का लेवल है, और जो येलो लाइन है वो शरीर का इंसुलिन का लेवल है। तो हम दो खाने का देख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहले नंबर 1 अगर हम देखें तो नंबर 1 खाने से आपका ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाता है, साथ साथ इंसुलिन ऊपर जाता है, और फिर उसके बाद ब्लड ग्लूकोज नीचे आ रहा है, इंसुलिन भी साथ साथ नीचे आ रहा है। तो नंबर 1 खाने से ये होता है, और इसमें हो ये रहा है कि जैसे ही आप खाते हैं ब्लड शुगर ऊपर जाता है तो इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ने से फटाक से ब्लड शुगर नीचे आता है, फिर आपको दोबारा भूख लगती है। और इंसुलिन बढ़ने से ही आपके बॉडी में फैट का डिपोजिशन का भी प्रोसेस प्रक्रिया होती है। तो ये जो खाना है नंबर 1, इसे कहते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं, जिसका इंडेक्स 70 से ऊपर होता है। जो नंबर 2 आपने देखा उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका धीरे धीरे ऊपर जाता है, और साथ साथ इंसुलिन भी और धीरे से ऊपर जाता है। इस कारण ये खाना ज्यादा देर लगता है मेटाबोलाइज होने में, और आपको भूख कम लगती है, और इसका आपके बॉडी फैट पे और मोटापे पे कम असर होता है। ये खाना कहलाया जाता है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ याद कर लीजिए, और आप कोई भी खाना देखना चाहते हैं आप गूगल में करिए, हे गूगल इस खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, और उस ग्लाइसीमिक इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हेल्दी है।
तो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ये खाना अलग अलग तरह के हैं और इसका आपको एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स ही खाते रहे, लेकिन इसको बैलेंस करना काफी जरूरी है। तो ये एक साइंटिफिक स्लाइड था। आई होप आपको समझ में आया। नहीं तो फिर जब टॉक खत्म होगा तो अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है संडे के न्यूज़पेपर में। अगर आप देख रहे हैं सब जगह आया है ये ऐड। ये मकेन का ऐड है जिसमें कि आप देख रहे हैं। ये ऐड को मैं बड़ा करता हूँ कि किस तरह से आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक सब मकेन से हो जाएगा। और बगल में आप ये फोटो भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से करिश्मा कपूर की है और उसके साथ 2 बच्चे हैं। तो ऐड का काफी दिखाना इस तरह से है जैसे आप ये वीडियो में भी देखिए। तो ऐड में कोशिश ये है दिखाने की कि आपके देखिए हेल्दी फैमिली है, मतलब फैमिली में सब लोग हेल्दी है, सब दुबले पतले हैं और वो बच्चे हैं और मम्मी आती है और वो इनको मकेन खिलाती है। तो एक अच्छे मम्मी होने की भी परिभाषा इसमें दिखाई जा रही है कि आप कैसे इतना अच्छा आप जंक फूड और फास्ट फूड अपने बच्चों को खिलाते हैं। इसे भी डाउनलोड और ये ऐड देख के अगर आप सोचिए आईपीएल का मैच चल रहा है और मैच में हर ओवर के बाद आप 5 बार देखें ये ऐड, तो मतलब ये देख के मुझे भी फ्रेंच फ्राइज और ये बर्गर खाने का मन करने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा ऐड बनाया गया है, लेकिन इस तरह की चीजें काफी हार्मफुल है। तो ये सिर्फ यही नहीं, आप इंडियन जंक फूड भी काफी, आप ये देखिए जैसे समोसे हैं। समोसा, एक समोसे में 350 कैलोरी होती है। 350 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 40 मिनट ट्रेडमिल पे जाना पड़ेगा। और 40 मिनट आप मान लीजिए ट्रेडमिल पे जाएंगे आप, उसमें आपका ब्लड शुगर कम होएगा, उसके बाद आपको दोबारा भूख लगेगी और आप 2 समोसे खाएंगे। सिमिलरली जैसे लस्सी है, अब लस्सी को हेल्थ ड्रिंक माना जाता है। यस, कोक के हिसाब से ये ज्यादा हेल्थ ड्रिंक है क्योंकि इसमें हेल्दी चीजें ज्यादा है। कोक का कैलोरी 140 है ग्लास में, वह जबकि लस्सी में 225 है। तो अगर हम लस्सी को हेल्थ ड्रिंक मान के 4 ग्लास लस्सी पिए तो ये भी होगा ना, साथ साथ जो आपके कैलोरीज है वो भी आपके 1000 कैलोरीज चले जाएंगे। तो कोई हेल्दी चीज भी अगर मानी जाए, ज्यादा मात्रा में लिया जाए, तो उसके कैलोरीज उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कई जगह आप देखेंगे मोटा सा बच्चा है और उसकी माँ बोल रही है बेटा लस्सी पीते जाओ पीते जाओ, ये इससे आप हेल्दी होगे। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ब्रीफली मैं समराइज करना चाहूंगा कि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए अच्छी। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे सैलेड, बीन्स, इस तरह की चीजें। हेल्दी फैट का भी बहुत जरूरी है। जितने वेजिटेबल फैट है वो सब हेल्दी होते हैं, तो आप उसको बड़े आराम से ले सकते हैं। सिमिलरली जो फैट एग्स में हो, चिकन में हो, फिश में हो, तो रोस्ट चिकन, रोस्ट फिश, बॉइल्ड एग, ये सब इनके जो फैट होते हैं ये भी हेल्दी फैट कैटेगरी में आते हैं। गुड स्लीप, ये स्लीप के बारे में कई बार मैंने बोला, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये जब हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। एक और टिप है कि 3 घंटे, सोने के 3 घंटे पहले से आप खाना मत खाएं। तो मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं तो आप डिनर 8 बजे करके उसके बाद से बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सनसेट के बाद कैलोरीज होते हैं वो सब स्टोरेज में जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो मेटाबॉलिक रेट जो आपका कम होगा, जो मैंने पहले समझाया है। अगर आप डाइट करेंगे तो बॉडी सोचेगी कि आपको खाने की कमी हो रही है, तो मेटाबॉलिक रेट कम करने की कोशिश करेगी। अब आ जाते हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में कई सारी दवाइयां आती हैं जो कि आप नेट पे भी देखोगे, गूगल सर्च करके एड्स में भी देखोगे। लेकिन मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने खुद कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ना स्टार्ट करें। ये सारी दवाइयां बड़ी स्पेसिफिक चीजों के लिए होती हैं और अगर दी भी जाती हैं तो ये टेम्परेरी दी जाती है। इससे 5 से 10% वेट कम होता है और वो फिर वेट वापस आ जाएगा। तो ये दवा कोई भी अपनी तरफ से खुद खरीद के ना ले कभी भी। सर्जिकल ट्रीटमेंट, अब मैं एक सर्जन हूं तो मैं अब थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब सब कुछ फेल हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वीडियो लेफ्ट साइड में, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक बलून। तो इसमें हम पेट में एंडोस्कोपी करके ये एक बलून डालते हैं जिससे कि आपका पेट हमेशा लगे कि फुल है।
तो ये एंडोस्कोपी का प्रोसेस आप देख रहे हैं। तो एंडोस्कोपी से हमने अंदर पेट में बलून डाला। ये 1 साल तक बलून रहता है और इससे लोगों की आदतें चेंज हो जाती हैं। फिर अगर आपको 1 साल तक 2 चपाती खाने की आदत हो गई है, तो जब बलून निकाला जाएगा 1 साल बाद, तो वही आपको आदत मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल प्रोसेस वही है रियस्ट्रिक बलून का, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। दूसरा, अभी ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं एंडोस्कोपी से पेट को सिल रहा हूँ। इसको एंडोस्कोपिक स्लीव कहते हैं, जिसमें कि पेट को सिल के छोटा कर दिया जाता है। और ये एक तरह से आप सोचिए कि बच्चे के स्टमक के साइज का हो गया। तो आपका जो फूड इनटेक होगा वो बच्चे के साइज का ही होगा। जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी वो सिलाई की मशीन होती है, ठीक उसी तरह का ये बनाया गया है। और ये क्लिक करते हैं और ये धागा इधर से इधर जाता है और स्टिच हो जाता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर हम जाते हैं तो उसे कहते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। ये बेरियाट्रिक सर्जरी करीब 30 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। और अभी मैं बेरियाट्रिक सर्जन हूँ और लोगों को भी पता है, बच्चों को भी पता है, स्कूल में भी लोगों को पता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से लाइफस्टाइल से ये इतनी कॉमन नॉलेज हो गई है। एक ये बेरियाट्रिक ऑपरेशन होता है जिसमें कि अगर आप देख रहे हैं तो इसमें पेट का साइज छोटा कर रहे हैं हम, और जिस तरह से एंडोस्कोपी से किया था वैसे ही इसमें भी हम इस पेट का साइज छोटा करके बच्चे के स्टमक का साइज कर देते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। तो जो गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन होता है, जिसका अभी आप ये कार्टून देखेंगे, इसमें पेट का एक पोर्शन हम डिटैच करके इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तरह से बाईपास हो गया। जैसे आप रोड पे देखते हैं बाईपास, तो वो शहर है जहाँ पे बहुत क्राउड है, उस क्राउड को हमने बाईपास करके ये नया बाईपास बना दिया है। तो अब खाना सीधा आपके छोटी आंत में जाएगा और जो स्टमक में, पेट में जो एसिड वगैरह बनता है वो आके उससे यहाँ पर मिलेगा। तो ये बाईपास करने से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि आपके शरीर का फैट सारा मेटाबोलाइज हो जाता है और आपका वेट कम हो जाता है। तो जो लोग को बहुत ज्यादा वेट हो जाता है और कोई और तरीका नहीं रहता है, उनमें हम बाईपास करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस व्यक्ति का वजन 275 किलो है और इसकी ये रोबोटिक सर्जरी हो रही है। तो आप लोग जैसे सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो ये एक तरह से कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी कहते हैं हम, जिसमें कि यहाँ पे मैं बैठ के ये स्क्रीन से, जैसे आप माउस और वो यूज करते हैं कंसोल पे, कीपैड और वगैरह, उस तरह से ये सर्जरी कंट्रोल करके ये पेट के अंदर की जा रही है। तो ये बाईपास सर्जरी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऑपरेशन करने के बाद फिर इनको रूम में 1 घंटे बाद शिफ्ट कर रहे हैं और ये शाम के टाइम उठ के खड़े हो गए और बाथरूम जा रहे हैं। ये मैं हूँ और मेरे बगल में वही पेशेंट है, वेट उनका 275 kg है। फिर कुछ टाइम के बाद 1 साल में उनका वजन कम होके 121 किलो हो गया। और अगर आप ये फोटो देखते हैं तो ये उनके पुराने जीन्स हैं और ये स्पेशल उन्होंने बनाए थे, तो अपने जीन्स छोड़ना नहीं चाहते थे, तो सेम जीन्स में उन्होंने फोटो ली है। और अभी की इनकी फाइनली उनको नए जीन्स लेने पड़े, तो अभी की उनकी ये सिचुएशन है। तो ये बाईपास सर्जरी से होता है। ये कुछ और पेशेंट्स हैं हमारे, बिफोर एंड आफ्टर, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं। तो ये लेडी है, ये लड़की है, उसने फिर मॉडलिंग की है। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी एक जो जो मैंने दिखाई है, जो वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, तो इसका सबसे पहला सर्जरी मैंने किया था 2012 में रोबोटिक, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। और हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सीरीज है और ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड
ऑपरेशन है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वो आपके साथ हमारे जो आपके जो सेक्रेटरी है स्वरण जी, आई थिंक वो भी मुझसे मिले थे इसके बारे में। लास्ट में ओबेसिटी और कोरोना, तो उसमें यह है स्थिति कि जो मोटे लोग होते हैं, मोटापे में कोरोना होने की चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में पहले से ही एक तरह का इन्फेक्शन नहीं, एक तरह का प्रक्रिया चल रही होती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं मेडिकल टर्म में। और अगर पहले से इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है तो वहां पे कोरोना जैसे वायरस का बैठना आसान हो जाता है। और ये कोरोना वायरस घुसता है एक रिसेप्टर से। रिसेप्टर यानी आप सोचिए कि दरवाजे से। तो ये दरवाजा जिसको हम ACE2 कहते हैं, ये मोटे लोगों में ज्यादा होते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा बनते हैं इसलिए कोरोना का घुसना उतना आसान हो जाता है। और जो कुछ और रिस्पॉन्स है ये मेडिकल टर्म्स में नहीं बताना चाहूंगा ज्यादा। और एक और चीज है कि इन लोगों में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, यानी इनको सांस लेने की तकलीफ होती है सब लोगों को पहले से ही। तो हम अगर किसी बहुत मोटे व्यक्ति को देखें तो उसका जो सैचुरेशन है वो पहले से ही 90 और 95 के बीच में होता है। तो अगर इनको कोरोना होता है तो वो फट से 90 से नीचे आ जाता है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा जल्दी पड़ती है। प्लस जितने मोटे लोग होते हैं उनमें और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस काफी हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और ये प्रॉब्लम्स अगर रहे तो फिर कोरोना की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने 1000 से ऊपर कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया है, और 70% जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो ओवरवेट होते हैं। और जिन लोगों जो बच नहीं पाए, जो जिनकी डेथ हो गई है, उन लोगों में भी 80% के करीब जो थे वो ओवरवेट थे। तो कैसे बचाया जाए? 3 चीजें जो है वो हमेशा ही रहेंगी: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। ये 3 आपके वैक्सीन है आज के दिन, और वैक्सीन का इंतजार ना करें, यही आपको फॉलो करिए। कोरोना टाइम्स में बहुत सारे डाइट की बातें हुई है, जैसे विटामिन A, D की, विटामिन B और C, कुछ लोगों ने जिंक, कॉपर, सेलेनियम इसकी बातें की है। तो होता यह है कि जैसे विटामिन A, D जो है ये आपके लंग्स के जो सेल्स होते हैं, लाइनिंग होती है, उन लाइनिंग के सेल्स की हेल्थ के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो ये आपको स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। या आप जैसे फोटोज देख रहे हैं, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल में ये काफी मात्रा में माने जाते हैं, आते हैं, और उससे ज्यादा की जरूरत बहुत ज्यादा होती नहीं है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, ये सब विटामिन C का अच्छा सोर्स होता है। तो विटामिन C हुआ आपका, नीचे जैसे आप देख रहे हैं जिंक के सोर्सेज जैसे सीजनल वेजिटेबल हुआ, योगर्ट, दही हुआ, इनमें जो आपके विटामिन C और जिंक होते हैं, इनको एंटीऑक्सीडेंट इनके वो प्रॉपर्टीज होती है, और ये बॉडी की इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनके काम करने में उनको हेल्प देती है। ये और कुछ आपको दिख रहे हैं, जैसे दाल हुए, मिलेट हुए, जो फ्लैश वाले फूड हुआ, चिकन हुआ, मछली हुए, इन सब में ये सब अच्छे मात्रा में आते हैं। तो हद से ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है। कई जगह हमने देखा है लोग विटामिन D खाए जा रहे हैं या जिंक खा रहे हैं बहुत ज्यादा, फिर उनको जिंक खाने से जिंक टॉक्सिसिटी हो जाती है। बहुत लोगों को कम पता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा जिंक लिया तो आपको कॉपर की कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपको फिर कॉपर डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो खुद अपने आप ना लें, बहुत ज्यादा आप हल्दी ले लें उसके अपने प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सब कुछ बैलेंस में ही लेना है, और ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी हो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें। एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है कोरोना टाइम में? क्योंकि इससे आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व यानी सांस का जो रिजर्व है वो इम्प्रूव होता है, जो कि मोटे लोगों में काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे मैंने बताया। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये आपको जिम की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आपको इसकी भी जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको कहे कि 5 बजे बालकनी में जाइए, लंबी सांस लीजिए। आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे इजी आपका है यूट्यूब एक्सरसाइज।
तो YouTube देख के आपको YouTube में बहुत एक्सरसाइजेस मिलेंगे, लेकिन जो लोग मोटे हैं उनको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि ऐसे कोई एक्सरसाइज ना करें जिसके आपके शरीर को डैमेज हो। तो इसके लिए अगर आप नेट पे जाके सर्च करें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, यानी जो एक्सरसाइज से इम्पैक्ट कम होता है। अगर आप ये देखें, ये मोटा इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैर उठा के एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइजेज मिल सकते हैं जो कि आप कर सकते हैं बिना शरीर को हानि पहुंचाए। तो ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज इनको कहे जाते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे लाइफ कम होती है और दूसरे बीमारियां आती हैं। तो इसमें जरूरी ये है कि हम ओबेसिटी को प्रिवेंट करें, मोटापा को कम करें, जिससे कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हैं। इसके बाद दवाइयाँ आती हैं और दवाई के बाद फाइनली जो सिचुएशन हाथ से निकल जाए, जहाँ पे एक्सट्रीम केसेस हो जाता है, वहां पर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में हमारी वेट मैनेजमेंट की टीम है। हम एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक्स सब करते हैं। हमारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और बाकी दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं। तो आप ये फोन नंबर नोट भी कर सकते हैं या कभी भी गूगल करके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करके अनम्यूट का ऑप्शन कर रहा हूं, ताकि कोई जो भी सवाल कोई पूछना चाहे तो आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं और कोई कुछ जानना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिसको पैनक्रियाटाइटिस रहा हो उसके लिए क्या वो लेनी चाहिए? पैनक्रियाटाइटिस के कई कारण होते हैं। तो सबसे कॉमन कारण होता है गॉल स्टोन। तो अगर पित्त की थैली में पथरी है जिससे कि आपको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, तो इसमें हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना काफी जरूरी होता है, और ताकि दोबारा गॉल ब्लैडर की पथरी से पैनक्रियाटाइटिस ना हो। दूसरा कॉमन कारण होता है पैनक्रियाटाइटिस का अल्कोहल। तो अगर आपका पैनक्रियाटाइटिस आपको अल्कोहल से हुआ है तो उसका तो एक ही इलाज है कि आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। एक और कॉज है, वो कई लोगों में आजकल ज्यादा बढ़ गया है कि जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां हैं। तो ये 3 मेन कॉजेज होते हैं पैनक्रियाटाइटिस के। तो उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते पैनक्रियाटाइटिस? हाँ, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते। ओके, ठीक है जी। योगेश जी, अगर और कोई सवाल नहीं है तो अगले स्पीकर पे जाया जाए। बिल्कुल सर। शांतिलाल डागा जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ प्रधान जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बस यही कहना चाहेंगे कि आपने ये कार्यक्रम रखा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा है। और जैसे कि समय समय पर आप कभी इनकम टैक्स वालों को, कभी जीएसटी वालों को, कभी पत्रकारों को सब बुलाते हैं, और कभी हेल्थ वालों को, कभी डोनेशन वालों को, कभी ब्लड डोनेशन के लिए। ये आप बहुत ही सेवा कार्य कर रहे हैं समाज की और नेहरू प्लेस की, और सारा आप ऐसे ही करते रहें। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया, हमने बहुत ध्यान से सुना, और इनके बताए अनुसार हम अगर हम चलें तो हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और हम 100 साल जी भी सकते हैं। थैंक यू। बस इतना ही कहना है। आगे प्रधान जी आप जो बोलेंगे, स्वर्ण सिंह जी और आप दोनों का बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी टॉक रही और बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी। इसके लिए आपका, योगेश जी और विशाल जी का धन्यवाद। थैंक यू।